हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 के इतिहास को पढ़ेंगे। इतिहास की पाठ्य पुस्तक का नाम है हमारा गौरव। हमारा गौरव में अध्याय 6 में है प्राचीन राज व्यवस्था। तो प्राचीन काल में राज्यों की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, इस पाठ में हम जानेंगे। वर्तमान में कैसी व्यवस्था है? वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जनता अपनी सरकार को चुनती है। लेकिन प्राचीन काल में क्या था? राजाओं का शासन था। तो वो जो राजाओं का शासन था उसको कहते थे राजतंत्र। तो राजतंत्र के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। चुनाव का उत्सव। एक रविवार जब नताशा सुबह जगी तो पिता को कहीं जाने के लिए तैयार होते देखा। उसने पिता से कहा कि आज तो आपका ऑफिस बंद है, फिर सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं? पिता ने समझाया, आज चुनाव का दिन है, हम आपके शासक का चयन चुनाव के माध्यम से करते हैं। तो पिता ने नताशा को समझाया कि आज चुनाव है और हम लोग क्या करते हैं, चुनाव के द्वारा आपके शासक का चयन करते हैं। तो नताशा सोचने लगी कि बहुत समय पहले लोग शासन कैसे बनते थे, शासक कैसे बनते थे। तो अभी तो लोग चुनाव के द्वारा शासक चुनते हैं, लेकिन प्राचीन काल में तब तो मतदान नहीं था, तब लोग शासक कैसे बनते थे। तो देखते हैं शासकों का चयन किस तरह से होता था प्राचीन काल में। 1952 ईस्वी से अब तक आम चुनाव के जरिए हम अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं। तो पहला जो आम चुनाव हुआ था 1952 में हुआ था। तो तब से अब तक क्या होता है, चुनाव के द्वारा जनप्रतिनिधियों का चुनाव होता है और हमारे देश की शासन व्यवस्था को वे चलाते हैं। तो इन्होंने वर्तमान का शासक कह सकते हैं। मतलब अभी के शासक कौन है? यही जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन पहले लोग जो शासन करते थे, शासक होते थे, वे लोग कौन होते थे? राजा होते थे। और राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, जिन्हें शारीरिक और अन्य गुणों से श्रेष्ठ समझा जाता था। और बाद में इस प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ। तो सबसे प्रारंभ में जो शक्तिशाली होते थे, जिसमें अधिक गुण होते थे, वैसे व्यक्ति को राजा के रूप में चुना जाता था। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे बदलाव हुआ और जो राजाओं का चुनाव हुआ वो वंश के आधार पर भी होने लगा। लगभग 3000 वर्ष पहले राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो एक ऐसा ही आयोजन था। तो इसे राजा अपनी साम्राज्य विस्तार या सीमा विस्तार के लिए करते थे। तो यज्ञ आयोजन के पूर्व यह अपने लोगों की देखरेख में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ देते थे और घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का अधिकार माना जाता था। और घोड़े को रोकने वाले राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। और यदि कोई अपने राज्य को नहीं देना चाहता था तो वो जो यज्ञ का घोड़ा था उसको रोक लेता था और जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता था उसके साथ उसको युद्ध करना पड़ता था, क्योंकि वो उसका विरोध कर रहा है। तो ऐसा आप रामायण में भी सुने होंगे, जब राम ने अश्वमेध यज्ञ छोड़ दिया था तो उनके पुत्र लव कुश ने उसे रोका था और उनके बीच युद्ध हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। और भी बहुत सारे यज्ञ होते थे अपने राज्य विस्तार के लिए, जैसे राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। तो राजसूय यज्ञ क्या था? यह यज्ञ राजा के अभिषेक की समाप्ति पर होता था। राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। और वाजपेयी यज्ञ क्या था? इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था। तो इसमें 3 तरह का हो गया, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। ठीक है। अब जब घोड़ा यदि कोई पकड़ लेता था अश्वमेध यज्ञ का तो उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था और घोड़े की वापसी पर यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यज्ञ विशिष्ट पुरोहित संपन्न करते थे। तो
तो इसमें अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। वैश्य जैसे सामान्य लोग भी यज्ञ में शामिल होते थे। तो जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, तो वे लोग भी यज्ञ में शामिल होते थे। और सभी आमंत्रित लोग अपने साथ उपहार भी लाते थे। वे लोग जिन्हें शूद्र समझा जाता था ऐसे अनुष्ठानों में शामिल नहीं किए जाते थे। तो उस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था: राजा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राजा होते थे, जो क्षत्रिय होते थे युद्ध लड़ते थे, जो वैश्य होते थे वो व्यापार करते थे, और जो शूद्र होते थे वे सेवा करते थे। जो शूद्र लोग जो होते थे वे लोग सेवा का काम करते, वे लोग इस यज्ञ में भाग नहीं लेते थे। लेकिन बाकी जो 3 वर्ग था वे युद्ध में, इस जो यज्ञ होता था उसमें भाग लेते थे। अब है जनपद एवं महाजनपद। महायज्ञ करने वाले राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती थी और अब वह जन का, लोगों का क्या होता था, राजा ना होकर जनपद का राजा हो जाता था। मतलब जितने क्षेत्र में अश्व घूमा है, वो घोड़ा घूमता है, उतने क्षेत्र का वो राजा हो जाता। तो इस तरह से राजा जनपद हो जाता था। जनपद में कई छोटे छोटे जन शामिल थे। तो उदाहरण के लिए पुरु और भरत को मिलाकर कुरु जनपद बनाया गया। लगभग 2500 साल पहले बड़े एवं त्राक्तिशाली जो जनपद थे महाजनपद में बदल गए। तो छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए और समस्त भारत में 16 बड़े महाजनपदों में विभाजित हो गया। मतलब पूरा भारत 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया। और यह जानकारी हमें बौद्ध जो धर्म के जो ग्रंथ है आगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। तो महाजनपद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गणराज्य और एक होता है राजतंत्र। तो गणराज्य महाजनपद में शासक समूह के द्वारा चलाया जाता है। तो जो शासक समूह होते हैं वे जो गणराज्य महाजनपद है उसको चलाते हैं, जिनका चयन आम लोग करते हैं। इनका चयन कौन करते हैं? आम लोग, इसीलिए गणराज्य महाजनपद कहलाता है। कोई भी राजा नहीं होता है। तो गणराज्य महाजनपद में कोई भी राजा नहीं होता है, क्योंकि राजा आम लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इसमें शासन करते हैं। निर्णय लेने में बहुमत का आदर दिया जाता है और इसमें जो निर्णय होता है सभी का बहुमत से निर्णय होता है। और उदाहरण के रूप में जो बज्जी का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह का एक गणराज्य महाजनपद था। राजतांत्रिक महाजनपद में राजा का शासन होता था। गणराज्य महाजनपद में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे, लेकिन जो राजतांत्रिक महाजनपद था उसमें राजा शासन करते थे। राजा का पद अनुवांशिक होता था। तो जो राजा का पद होता था वो वंशानुगत होता है। राजा का पुत्र फिर राजा बनता था। देखिए, उस समय के महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद और नगरों को दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे गांधार, यहाँ पे नदियों को भी दिखाया गया। देखिए गंगा नदी, यहाँ कौशल, कुरु, कौशाम्बी, बज्जी, अभी बज्जी सुना ना, मगध, अंग, वैशाली, ये सारे क्या है? महाजनपद। और इन नदियों को भी दिखाया। देखिए नर्मदा, ताप्ती नदी, ये नदी क्या है? पश्चिम की ओर आके अरब सागर में मिलती है, लेकिन बाकी नदियां कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिकतर। देखिए यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ दिखाया गया है, सतलुज नदी, और ये जनपदों को यहाँ दिखाया गया है। तो मानचित्र को देखकर आप जनपद का सूची अपने कॉपी में बना सकते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था थी, जो महाजनपद की व्यवस्था थी, राजतंत्र महाजनपद, तो ऐसी व्यवस्था में राजा की मृत्यु के बाद सामान्यतः उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, बड़ा पुत्र होता था, वही राजा बनता था। तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती आदि शक्तिशाली राजतंत्रीय महाजनपद थे। अब है सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। तो वर्ण के बारे में आपने पिछली अध्याय में पढ़ा है कि कितने तरह से 4 वर्णों में विभाजित थे। तो इस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक जो व्यवस्था वर्ण पर आधारित थी, कर्म पर आधारित वर्ण का आधार अब जन्म हो गया। तो इससे पहले क्या था कि कर्म के आधार पर वर्ण विभाजित था, लेकिन इस समय क्या हो गया? जब महाजनपद हो गया,
राजतंत्रिक महाजनपद, तब ये वंशानुगत या फिर जन्म के आधार पर विभाजित हो गया। तो लोग 4 वर्ग में विभाजित थे और प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य भी निर्धारित था। तो जिसका वर्णन इस प्रकार था। तो जो जिस वर्ग में जन्म लेगा वो उसी वर्ण का ही रह जाएगा। अब काम के आधार पर विभाजन नहीं होगा। जैसे पहला है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का क्या कार्य था? अध्यापन, यज्ञ इत्यादि कार्य कराते थे। दूसरा है क्षत्रिय, तो इस वर्ग के जो शासक आते, इस वर्ग में शासक आते थे और इनका कार्य युद्ध करना और प्रजा की बाह्य आक्रमण से रक्षा करना था। तीसरा है वैश्य, तो इस वर्ग में कृषक, पशुपालक तथा व्यापारी आते थे। और चौथा है शूद्र, तो इनका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना। तो पहला हुआ ब्राह्मण जो यज्ञ कराते थे, पूजा पाठ कराते थे। दूसरा क्षत्रिय जो शासक होते थे, राजा होते थे या फिर युद्ध करते थे। तीसरा हो गया वैश्य जो किसी कार्य करते थे, पशुपालन या फिर व्यापार करते थे। और चौथा हो गया शूद्र, तो इनका काम क्या था? तीनों वर्णों की सेवा करना। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना शूद्र का कार्य था। तो देखिए कौशाम्बी किले की दीवार को दिखाया गया है, चित्र में देख रहे हैं ना। कौशाम्बी एक जनपद था, महाजनपद था, उसी की दीवारों को दिखाया गया। तो ब्राह्मण एवं क्षत्रियों को समाज में विशेष दर्जा प्राप्त था। तो समाज में कौन पावरफुल थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि इन्हीं को सारे अधिकार दिए गए थे। क्षत्रिय एवं वैश्य यज्ञ कराते थे। वैश्य और क्षत्रिय क्या कराते थे? यज्ञ कराते थे, ये यज्ञ में भाग लेते थे। लेकिन शूद्र एवं महिलाओं को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो शूद्र और जो महिलाएं थी, जो चारों वर्ग की महिलाएं थी, उनको भी यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, मंत्र पाठ का अधिकार नहीं था। इसके अलावा मानव जीवन में 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का विशेष महत्व था। तो इसका विवरण सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में मिलता है कि ये 4 आश्रम थे, इसके वर्णन इस उपनिषद में प्राप्त है। इस युग की संस्कृति में धर्म तथा दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और नए देवताओं की पूजा की जाने लगी। इसमें विष्णु एवं शिव प्रमुख देवता थे। इस समय जो प्रमुख देवता थे वे थे विष्णु और शिव। यज्ञ के विधि विधान अत्यंत विस्तृत एवं जटिल हो गए। अश्वमेव, राजसूय एवं वाजपेय जैसे विशाल यज्ञों का अनुष्ठान किया जाता था। और इस समय जादू टोना एवं भूत आत्मा ये सब पर भी लोग विश्वास करते थे। मतलब समाज में बहुत ज्यादा अंधविश्वास भी था और इन अंधविश्वासों को धर्म में स्थान भी मिला था। तो इस समय तप, त्याग और संन्यास पर विशेष बल दिया गया और यज्ञ इस संस्कृति का आधार बन गया और लोग इसी के आधार पर अपना जीवन गुजारते थे। पहले ब्रह्मचर्य जीवन गुजारते थे, फिर गृहस्थ जीवन, फिर जंगलों में जाकर निवास करते थे, फिर अंत में संन्यास ले लेते थे। तो लोगों का जीवन इसी प्रकार का था। तो ये चैप्टर का पहला पार्ट है, इसको आप पढ़ लेंगे और समझने का कोशिश करेंगे और इसका जो भाग बाकी हो गया उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।